नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ कि एक नार्सिसिस्ट पर्सन से कैसे डील करें या एक टॉक्सिक पर्सन से कैसे डील कर सकते हैं, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में एक नए टॉपिक पर आपसे बात करूँगा। तो आइए अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस टॉपिक के बारे में आपसे बात करता हूँ। इस वीडियो में जो टॉपिक लिया जाएगा वो होगा कि कैसे नार्सिसिस्ट से खुद को प्रोटेक्ट किया जाए, क्या स्ट्रेटजी लगे, और जिसमें फोकस इस बात पे होगा कि कैसे धीरे धीरे अपने को नार्सिसिस्ट से डिटैच किया जाए। एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर से खुद को दूर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। नार्सिसिस्ट लोगों में वो क्षमता होती है कि वो आपको अपने प्यार में और अपने मोह में इतना गहराई से फंसा सकते हैं, इतने गहराई से आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आपको ऐसा लग सकता है कि उनसे अलग होने का मतलब है कि जैसे अपने शरीर के एक हिस्से का अलग हो जाना, या जैसे अपने दिल और दिमाग या अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो देना। वो हर ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे कि आपको मैनिपुलेट कर सकें ताकि आप उनके पास वापस लौट आएं। इसीलिए कभी कभी ये ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट से अलग होने के लिए, उसके साथ रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। एकदम से कट ऑफ करने से आप काफ़ी सारे मैनिपुलेटिव ट्रैप में फंस सकते हैं। इसलिए स्लोली धीरे धीरे अगर आगे बढ़ेंगे तो शायद चांस अच्छे हैं कि आप उस पर्सन से, नार्सिसिस्ट से अपने को दूर कर पाएंगे और उससे होने वाले इमोशनल ट्रॉमा से भी खुद को बचा पाएंगे। तो इसी से रिलेटेड कुछ स्ट्रेटजीज़, उनके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहली स्ट्रेटजी कि ब्रेक लेते रहें या एक लंबा ब्रेक लें। आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या तो आप ऐसा चूज़ करते हो कि आप सिचुएशन को बेस्ट से बेस्ट तरीके से मैनेज करते रहें, जो आपकी क्षमता है, एबिलिटी है, उसके हिसाब से हैंडल करते रहें, या फिर आप एक स्टेप पीछे लें, एक ब्रेक लें, उस इंडिविजुअल से थोड़ा टाइम के लिए अपने को अलग करें। ब्रेक लेने से आप अपनी रिलेशनशिप को एनालाइज कर सकते हैं। डिस्टेंस पे रहकर आप समझ सकते हैं कि क्या सही या क्या गलत हो रहा है, और ऐसे में आपको क्लैरिटी लेना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आप एक ऐसी रिलेशन में हैं जहां फिजिकल अब्यूज़ होता है तो ब्रेक लेना कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तब आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। आपको परमानेंटली उस पर्सन से अलग होने का विचार करना ही पड़ेगा। आप किस व्यक्ति के साथ अपना समय बिताते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप डिज़र्व करते हैं कि आपको इज्जत से डील किया जाए या आपको रिस्पेक्ट दी जाए, पर इसलिए भी कि हम अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, और वो जो इन्फ्लुएंस है वो हमें सही या गलत रास्ते पर ले जाने में मोटिवेट करती है या मजबूर करती है। येल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर निकोलस क्रिस्टाकिस के अकॉर्डिंग इसे कहा जाता है रिपल इफेक्ट। जैसे एक तालाब में या किसी पानी की बाल्टी में कोई सिक्का या कोई पत्थर गिराने से उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी लहरें बनती हैं, रिपल बनता है। हमारे ऊपर पड़ने वाला इन्फ्लुएंस भी कुछ ऐसे ही रिपल की तरह काम करता है। उनका इस रिपल इफेक्ट से मानना है कि किसी भी व्यक्ति के कोई कैरेक्टरिस्टिक, उसकी क्वालिटीज़ होती हैं जो, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, वो अपने आसपास के लोगों में रिपल की तरह फैल जाएंगी। जो भी लोग आसपास हैं उन पर एक रिपल की तरह उस क्वालिटी का इफेक्ट पड़ेगा। जिस भी चीज़ से आप एक्सपोज्ड हैं, जिसका भी आप डे टू डे लाइफ में सामना करते हैं, उसका आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर असर पड़ता है, चाहे वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। और अगर ये इफेक्ट नेगेटिव है, अगर आपका एक्सपोजर नेगेटिव क्वालिटीज़ रखने वाले किसी पर्सन से हो रहा है, तो आप मान कर चलिए कि आपके अंदर भी उस इविल, उस बुराई का असर देखने में ज़रूर आएगा। या तो आप बुरे बन जाएंगे या उस व्यक्ति की बुराई से आप टॉर्चर हो जाएंगे। अगर आप ऐसे लोगों से अपना संबंध बनाते हैं जो कि पॉजिटिव हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ अच्छा अनुभव करेंगे। आप अपनी लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन में चलता हुआ पाएंगे और आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को आता हुआ देखेंगे। और ये बड़ा ही स्वाभाविक सी बात भी है। इसी को उन्होंने रिपल इफेक्ट का नाम दिया, क्योंकि ये जो पूरा जो प्रोसेस है ये एक लहर की तरह हो सकता है। मतलब हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आ सकते हैं। इसलिए अपने पार्टनर को बताएं कि आपको थोड़ा स्पेस चाहिए। आप कहें कि आप उनसे थोड़ा टाइम दूर रहकर अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ रहना चाहते हैं, या शायद अलग भी रहना चाहें तो भी चलेगा।
इस बात की मैं आपको चेतावनी दे देता हूँ कि आपकी ये बात सुनकर आपका नार्सिसिस्टिक पार्टनर बिल्कुल खुश नहीं होगा। वो आपके इस डिसीजन का विरोध करेगा या करेगी, और वो हर संभव प्रयास करेगा कि आपको अपना स्पेस लेने से वो रोक सके। वो आपको खुद को छोड़कर जाने से रोकने की पूरी कोशिश करेगा या करेगी, क्योंकि गहराई में उसके मन में ये चीज़ आ चुकी है कि शायद आप उसे छोड़ने का विचार कर रहे हैं। वो इस चीज़ को भांप लेगा, और नार्सिसिस्ट नहीं चाहते कि उनको डंप किया जाए। वो ऐसे छोटे छोटे साइंस पकड़ने में काफ़ी होशियार होते हैं, पर ध्यान रखें उनके टैक्टिक्स के चंगुल में ना आएं। कोशिश करनी है आपको कि उनके इन शातिर तरीकों के असर को खुद पर ना पड़ने दें। आप एक ब्रेक ज़रूर लें और उससे अलग होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करें। जब आप अपनी मर्जी से ये डिसीज़न लेते हैं कि आपको थोड़े समय के लिए ही सही पर उनसे अलग होना है, तो आप चीज़ों को बिल्कुल अलग तरह से देख पाएंगे। आपका नज़रिया बिल्कुल बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब पासा आपके फेवर में आ चुका है। अब ये उसके वश में नहीं है कि वो अब आपको इमोशनली कैसा महसूस कराता है या कराती है। अब ताकत आपके हाथ में है। अब आप अपने कंट्रोल में आ सकते हैं। अपने फ़ोन को बंद करें और उसे अलाउ ना करें कि वो आपको बार बार कांटेक्ट करे, क्योंकि जितनी बार वो आपको कांटेक्ट करेगा और जितनी बार आप उसके कॉल को अटेंड करेंगे या मैसेजेस का रिप्लाई देंगे, उतना ज़्यादा वो आपको ट्रैप करने का अपना प्रयास करेगा और आप हर बार अपने को उतना ही कमज़ोर होता हुआ पाएंगे। इसलिए आपका मोबाइल, आपका स्मार्टफोन, आपका व्हाट्सएप ये आपको कमज़ोर कर सकता है ऐसे में। इसलिए कॉल्स और मैसेजेस से ऐसे समय में भी दूर रहना है। इससे आपको एक मौका मिलेगा ताकि आप ये समझ पाएं, देख पाएं कि कैसा महसूस होता है कि जब आपका एब्यूज़ नहीं हो रहा होता। आप यह देख पाएंगे कि कैसा महसूस होता है जब आप अपनी मर्जी से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें अलाउ करते हैं। अगली स्ट्रेटजी, उनके बहुत क्लोज ना जाएं। अगर आपके पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है कि आपको नार्सिसिस्ट को अपनी लाइफ में रखना ही पड़ेगा, तो आपको ये आर्ट, ये कला सीखनी पड़ेगी कि कैसे उन्हें अपने से थोड़ा दूर रखा जाए, कैसे उनसे थोड़ी सी दूरी अपनाई जाए। उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखना ये सबसे सेफ ऑप्शन होगी, पर इसमें आपको थोड़ा होशियार होना पड़ेगा। नार्सिसिस्ट थोड़े अजीब लोग होते हैं। जितना ज़्यादा आप उनके करीब जाते हैं, वो उतना ज़्यादा आपको अंडर वैल्यू करने लगते हैं, मतलब आपकी इंपॉर्टेंस को कम करने लगते हैं, आपको कंट्रोल करने लगते हैं। पर जब आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेते हो, आप अपनी लिमिट सेट कर लेते हो कि कितना उनके करीब जाना है और कितना नहीं, तब आप खुद को अलाउ नहीं करते कि वो भी आपकी बाउंड्री को क्रॉस करें। तो ऐसे में वो बाउंड्री ना ही केवल आप अपने लिए सेट करते हो, आप उनके लिए भी सेट करते हो। ऐसे में धीरे धीरे वो भी आपकी इस बाउंड्री को रिस्पेक्ट करने लगते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ जाता है कि वो अब इस सीमा रेखा को पार नहीं कर सकते, तो ऐसे में वो भी अपने को लगाम में रखते हैं, क्योंकि उनके पास भी अब कोई और ऑप्शन नहीं है। इसीलिए उनको अब आपके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। वो भी अपने को बहुत ज़्यादा क्लोज आपके नहीं ला पाएंगे। इसी के साथ दूरी बनाकर रखने से आप इस बात के लिए भी निश्चिंत हो जाएंगे कि जो भी आप कहते हैं या करते हैं उसे मिस इंटरप्रेट नहीं किया जाता, उसका गलत मीनिंग नहीं निकाला जाता, क्योंकि ऐसे में ना ही आप उस नार्सिसिस्ट के साथ कोई कंपटीशन करते हैं, ना ही किसी तरह की कोई बहस होती है, ना कोई आर्ग्यूमेंट होता है, और ऐसे में आप नार्सिसिस्ट के लिए कोई थ्रेट नहीं होते। आप उसे थ्रेटन नहीं करते, आप उसके अहम को चोट नहीं पहुंचाते, क्योंकि जब भी आप उनसे उलझोगे हमेशा वो आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ करेंगे, आपको कंट्रोल करेंगे और आपको अपने तरह से देखने के लिए मजबूर करेंगे। उनमें वो टेंडेंसी है और वो बहुत ध्यान से ये चीज़ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि आप उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं और क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। जब भी आप उनके क्लोज जाएंगे तो ये रिस्क बना रहेगा कि वो आपको मैनिपुलेट कर देंगे और आपको हमेशा उसी कंडीशन में ला खड़ा करेंगे, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और डिस्ट्रेस्ड महसूस करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उनसे कम्युनिकेट करने में या किसी भी तरह के इंटरेक्शन में उनके बहुत क्लोज ना जाएं। तीसरी स्ट्रेटजी, उनको नार्सिसिस्टिक सप्लाई देना बंद करें। अगर आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उनसे पूरी तरह से ब्रेकअप कर पाएं, तो कोशिश करें कि वो आपसे ब्रेकअप कर लें। ऐसा कैसे होगा? ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि एक नार्सिसिस्ट तभी तक आपके साथ रिलेशनशिप में रहता है जब तक कि उसे आपसे बेनिफिट मिल रहा हो।
पर जैसे ही उनका वो नार्सिसिस्टिक सप्लाई कट हो जाता है तो वो आपको छोड़कर किसी और की तरफ जा सकता है या जा सकती है। उनकी जो वीकनेस है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना ज़्यादा उनको उनकी नार्सिसिज्म का सप्लाई दे रहे हैं, कितना ज़्यादा उनकी ईगो को बूस्ट कर रहे हैं, कितना उनके हिसाब से चल रहे हैं। और क्योंकि ये आपके हाथ में है कि आप उन्हें कितना नार्सिसिस्टिक सप्लाई देते हैं, तो इस बात को समझिए कि ताकत तो एक्चुअल में आपके हाथ में है। अगर आप वो नार्सिसिस्टिक सप्लाई देना बंद कर देंगे तो नेचुरली वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि नार्सिसिस्ट जो है, क्योंकि वो आप पर भी डिपेंडेंट है, आप पर निर्भर है अपने नार्सिसिज्म को बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अगर उस सप्लाई को उससे छीन लेते हैं तो धीरे धीरे आप उसे कमजोर बना देते हैं और ऐसे में वो आपके साथ अब ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। तो इसलिए ताकत आपके हाथ में है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो नार्सिसिस्ट के साथ जो रिलेशनशिप होती है वो टू वे रिलेशनशिप होती है। जितना ज़्यादा आप उसके नार्सिसिज्म को बूस्ट करते हैं, उसे नार्सिसिस्टिक सप्लाई देते हैं, उतना ज़्यादा वो आपको कंट्रोल करता है। जितना आप उसके क्लोज होते हैं उतना ही ज़्यादा वो आपको मैनिपुलेट करता है। तो ऐसे में अगर हम उसको अटेंशन देना बंद करेंगे, उसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई देना बंद करेंगे, उसके क्लोज जाना बंद करेंगे, तो नेचुरली उसको कंफर्ट नहीं आएगा। तो वो कंफर्ट ढूंढने के लिए कहीं और ज़रूर जाएगा। दो ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप नार्सिसिस्ट को उसकी सप्लाई देने से खुद को रोक सकते हैं, खुद को दूर कर सकते हैं। और ये दोनों तरीके काफ़ी पावरफुल हैं, बहुत इफेक्टिव हैं और करीब करीब सभी सिचुएशंस में काम करते ज़रूर हैं। पहला तरीका हुआ कि कोई इमोशन उन्हें ना दिखाएं। एक नार्सिसिस्ट का पोषण आपकी इमोशंस पर होता है, वो आपकी इमोशंस पर पलता है। वो पसंद करता है कि आप उससे गुस्सा करें, उसको अच्छा लगता है कि जब आप उसकी वजह से उदास होते हैं। वो आपको फ्रस्ट्रेटेड देखना पसंद करता है, क्योंकि यही वो मोमेंट्स होते हैं जब वो अपना अटैक लॉन्च कर देता है। उसको अटैक करने के लिए ऐसे मोमेंट्स चाहिए जब वो आपको कमज़ोर पाता है। इसीलिए आपका गोल होना चाहिए कि आप उसे बिल्कुल भी कोई इमोशन ना दिखाएं। कुछ भी हो जाए, अपनी इमोशंस को उनके सामने एक्सप्रेस ना करें, क्योंकि इससे उसका कंट्रोल धीरे धीरे आप पर से हटता जाएगा। उसको आप पर कंट्रोल मिलता है जब आप उसके सामने वीक पड़ते हैं, और वीक पड़ने का एक ज़रिया होता है जब हम अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करके हम सामने वाले को दिखाते हैं कि हम अभी कितने लाचार और कितने बेबस महसूस कर रहे हैं। और अगर ये बेबसी या लाचारी अगर नार्सिसिस्ट की वजह से है, उसके किसी बिहेवियर या कुछ वर्ड्स की वजह से है, उसने कुछ ऐसा बोला या आपको ऐसा महसूस कराया, तब तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऐसे में तो वो और भी ज़्यादा आपको कंट्रोल करेगा। इसलिए जब ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि आप उसको अपनी इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका कंट्रोल आप पर से हटता जाएगा। और ये आपको धीरे 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 आदत डेवलप करनी है। जब वो आपको प्रोवोक करता है तो अपने को क्रोधित ना करें, गुस्से में ना लाएं खुद को। जब वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है तो उदास ना हो जाएं, मुंह ना फुला लें, नॉर्मल बने रहें, जानते हुए भी कि वो आपको ऐसा कर रहा है, ये कोई उसकी मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजी है। तो अपने को बहुत इमोशनली वल्नरेबल ना बनाएं उसके सामने। और जब वो आपकी बेइज्जती करता है या आपको कोई ताना देता है तो रिएक्ट ना करें, ब्लेम ना करें, बहस ना करें, किसी भी उसकी टैक्टिक्स का शिकार ना बने। कई बार वो आपको उकसा सकता है आपके बारे में कोई कमेंट पास करके, आप रिएक्ट ना करें। समझें कि नार्सिसिस्ट में एक 5 साल के बच्चे जितनी इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसकी इमोशंस पर पकड़ या अपनी रिलेशनशिप्स पर जो पकड़ है वो एक बच्चे जैसी है। इसलिए वो आपको टेंट्रम दिखाकर, इरिटेट कर कर उकसाएगा, जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स को उकसाता है और अपनी तरफ उनका अटेंशन खींचता है। अपनी ज़रूरत पूरी कराने के लिए पेरेंट्स को लाचार बना देता है, अपनी ज़िद्दों से पेरेंट्स को लाचार बनाता है। वैसे ही एक नार्सिसिस्ट आपका ध्यान खींच खींच कर आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश करेगा और पूरा प्रयास करेगा कि आप उसके सामने इमोशनल हो जाएं। पर नहीं, उसके बिहेवियर को बहुत पर्सनली ना लें। एक 5 साल के बच्चे को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, और कुछ हद तक अगर हम देखें तो नार्सिसिस्ट भी नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, भले ही वो कितने ही मैनिपुलेटिव या क्लेवर क्यों ना हो।
देखने से लग सकता है कि वो बड़े तोलमोल करके आपके साथ रिएक्शन दे रहे हैं, आपको उकसा रहे हैं, पर एक्चुअल में वो अपने नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के लिए अवेयर नहीं है। उनको नहीं पता कि वो एक नार्सिसिस्ट हैं। उन्हें ये पता है कि आपको कंट्रोल कैसे करना है, उन्हें ये पता है कि कब आप कमज़ोर पड़ते हैं और आपको क्या बोला जाएगा जिससे आप मैनिपुलेट होंगे, पर डीप डाउन गहरे में वो ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए तो वो बार बार ऐसा करते रहते हैं। तो जानते हुए कि वो पर्सन अपने बारे में अवेयर नहीं है, अपने इन टैक्टिक्स के लिए पूरी तरह से जागरूक नहीं है, आपको ये समझना है कि आपको उसके इन टैक्टिक्स का विक्टिम नहीं बनना, उसके चंगुल में नहीं फंसना। दूसरी स्ट्रेटजी होगी यहां पर, उनको अपने एक्सपेरिमेंट या अपनी ऑब्जर्वेशन का कोई ऑब्जेक्ट माने। मतलब जितना आप उनको ऑब्जेक्टिवली देखेंगे, जितना आप उनको स्टडी करेंगे, जैसे कि आप दूर से, डिस्टेंस से किसी व्यक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आप अपने कंट्रोल में आ पाएंगे, उतना ज़्यादा आप उसके चंगुल से बाहर आ पाएंगे। जितना ज़्यादा आप नार्सिसिस्ट के बिहेवियर को ऑब्जेक्टिवली समझते हैं, आसान हो जाता है उनके परे हटकर उनको आउटस्मार्ट करना, मतलब उनसे बेहतर बनना, उनके अगेंस्ट अपनी इंटेलिजेंस को मजबूत करना, अपने को ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा जब आप उनको दूर से सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियरल टैक्टिक्स को समझते हैं, जानते हैं। तभी आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा कि आप उनके बिहेवियर के चंगुल से अपने को बाहर निकाल पाएं, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होकर देखेंगे, समझेंगे कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, वो कब नार्सिसिस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, कब अपने नॉन नार्सिसिस्टिक बिहेवियर में एक्ट कर रहे हैं। आपको धीरे धीरे तभी पता चलेगा जब आप ऑब्जेक्टिवली उनको ऑब्जर्व करेंगे। उनको एक सोशल एक्सपेरिमेंट की तरह देखें, ऐसे देखें कि जैसे वो भी किसी स्ट्रेंजर या किसी नए इंसान की तरह हैं जिनसे शायद आप पहली बार मिले हैं, या जिसे जस्ट आप एग्जामिन करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। जैसे कि कोई रिसर्चर होता है, वो लेबोरेटरी में किसी एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करता है, दूर से ऑब्जर्व करता है, जैसे कि आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या एनिमल प्लैनेट पर देखा होगा। दूर से वीडियो बनाई जाती है, जानवरों के बिहेवियर को डिस्क्राइब किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। करीब करीब उसी तरह से आप भी ऑब्जेक्टिव हो जाएं। ऐसा बना लें अपना रवैया कि जैसे आपके घर में एक एनिमल प्लैनेट चल रहा है और आप एक एनिमल की तरह अपने उस नार्सिसिस्टिक पार्टनर को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। कुछ टाइम के लिए एक अनऑफिशियल जूलॉजिस्ट बन जाइए, एक बिहेवियरिस्ट बन जाइए। बिना उसके साथ इंगेज हुए उसे देखें, समझें, उसे इन्वॉल्व नहीं होना, इंगेज नहीं होना। सारी कमजोरी, सारा इशू इसी में है, सारी गड़बड़ यही हो जाती है जब आप उसके इन बिहेवियरल टैक्टिक्स में उलझ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आप नार्सिसिस्ट के बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ जाएंगे, उसको अवेयर होकर देखने लगेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब आप बहुत ज़्यादा उसके इन टैक्टिक्स के सामने अपने को कमज़ोर नहीं करेंगे। आप उसके अंदर बैठे मॉन्स्टर को फीड नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमेशा जानते होंगे कि उसमें क्या निकलेगा, वो क्या करेगा, या किस तरीके से वो आपके लिए खतरा होगा। आप समझेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप एक नया नया पेट अपने घर लाते हैं, या आस पड़ोस के घर में किसी के घर एक नया पेट आता है, कोई पालतू जानवर, कोई कुत्ता आता है। शुरुआत में लग सकता है कि जब आप उनके घर में विजिट करते हैं तो वो कुत्ता जो है आपको अटैक करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे वो आपको पसंद नहीं कर रहा है, आप पर भौंक रहा है, अपने दांत दिखा रहा है। पर धीरे धीरे जब आप उस डॉग के बिहेवियर को समझेंगे, अपने उन पड़ोसी से समझेंगे कि वो कब, कैसे, क्यों रिएक्ट करता है, क्या उसके बिहेवियर का मतलब है, किस तरह से उसको हैंडल किया जाए, क्यों उससे डरा ना जाए, क्या हम करेंगे कि जिससे वो ज़्यादा भौंकेगा, क्या हम करेंगे जिससे वो हमारे साथ थोड़ा फ्रेंडली होगा। जब हम इस तरीके से समझने लगते हैं तो धीरे धीरे डॉग से डर लगना बंद हो जाता है और हम कंफर्टेबल होकर उसके साथ डील कर सकते हैं। कुछ इसी तरह से आपको नार्सिसिस्ट के साथ भी डील करना है कि उसके अंदर बैठे जानवर को पालतू बनाना है, इस तरीके से उसकी टेमिंग करनी है, उसको डोमेस्टिकेट करना है कि जैसे वो क्या करेगा, कब कैसे रिएक्ट करेगा, आपको समझ में आ जाए और आप उसके अंदर के जानवर के सामने अपने को हमेशा लाचार ना पाए। जब आपको पता होगा कि वो कैसे और कब कितना डेंजरस होता है, तब आप उस टाइम पर अपने को प्रिकॉशन रख के अपने को संभाल पाएंगे और उससे आने वाले खतरे से अपने को बचाकर अपने को इमोशनली और फिजिकली प्रोटेक्ट कर पाएंगे।
तो आपका जो इमोशनल एब्यूज़ है, आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, उसके बारे में आपको जो भी डिसीजन लेना है वो सब आपके हाथ में है। नार्सिसिस्ट पर डिपेंडेंट ना रहें, अपने ऊपर पूरा कंट्रोल लाएं। आपकी मेंटल हेल्थ की चाबी आपके हाथ में है। इसलिए नार्सिसिस्ट के तरीकों को समझने के लिए उसके साथ ऑब्जेक्टिव बने। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें। इस वीडियो में जो टिप्स बताई उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इन्हें समझें, जानें और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के तरीके ढूंढें। इस तरह की और वीडियोस सीरीज़ में आती रहेंगी। सीरीज़ के साथ बने रहें और जो पहले वीडियोस बनाई हैं उनको भी देख लें, सुन लें। ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।